हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। टोटल अपना 24th लेक्चर रहेगा ये, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार अपन वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी। टाइप्स ऑफ कार्बन देखा था, या इसको डिग्री ऑफ कार्बन भी अपन बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन ये अपन ने देख लिया था कि कार्बन की डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो डिग्री का मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई एक कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। तो 4 टाइप का अपने पास कार्बन था। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन और फिर 4 डिग्री कार्बन। तो 4 तरीके का अपने पास क्या हो गया भाई, कार्बन हो गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और मैंने आपको डिग्री बताई थी, सुपर 1 डिग्री। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास था वो था भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में अपन ने देखा कि अगर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। फिर डिग्री ऑफ एल्कोहल, ये अपन ने देखा, डिग्री ऑफ एल्कोहल, है ना। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, या इसको जो है वो नाइट्रोजन या एमीन्स भी अपन ने बोला था, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एमीन्स 3 तरीके का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नाइट्रोजन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसी को नाइट्रोजन की डिग्री अपन बोलेंगे। फिर इसके बाद में एक और देखा था भाई डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। तो इतने जो भी अपने पास कंपाउंड है, ये सारे कंपाउंड, इन सब की अपन ने डिग्री देख ली, ठीक है। एल्किल हैलाइड की डिग्री बिल्कुल वैसे ही चेक करते हैं जैसे एल्कोहल की। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपको जो है बहुत सारे कंपाउंड, 5-7 कंपाउंड बना के दे देगा और ये बोलेगा कि भाई इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहां तक की बात अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब थोड़ा सा अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा भी था कि अपना आगे का टॉपिक क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो रहेगा भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहले तो एक वर्ड आया है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा FG, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो क्रियात्मक समूह जो है इसके बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि यौगिक में उपस्थित ऐसा समूह, ठीक है, जो इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। उसको ही अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। पहले डेफिनेशन को देखो ध्यान से कि यौगिक में उपस्थित एक ऐसा समूह जो इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो, यानी कि उस समूह की वजह से ही उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, ठीक है ना। उसको ही अपन क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ये अपने पास कोई कंपाउंड है, आपको पूछ लिया ये कंपाउंड क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये कंपाउंड जो है वो एक एल्कोहल है। क्या है भाई, एक एल्कोहल है। नाम आपने जरूर इसका पढ़ा होगा, 2 कार्बन के लिए एथिल, है ना, एथ वर्ड काम में लेते हैं अपन, तो इसका जो है नाम हो गया भाई इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या है, एक एल्कोहल है। आपको किससे पता चला कि ये एक एल्कोहल है, तो OH जो है वो इससे आपको पता चलता है कि ये क्या है, एक एल्कोहल है। ऐसे ही एक और कंपाउंड अपने पास CH3 और CH2 और COOH, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करें तो ये वाला कंपाउंड क्या है भाई, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे पता चला, जबकि इसमें देखना जरा CH3CH2 ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये वाली चीज तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है, इस OH में और COOH में, यहां डिफरेंस है।
तो इसी OH से पता चला कि ये अल्कोहल है, इसी COOH से पता चला ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है ना। तो ये जो है OH और COOH ये ही अपने पास क्या है भाई, क्रियात्मक समूह है। यही होते हैं क्रियात्मक समूह, जो एक्चुअल में आपको ये बताते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या है, ठीक है, उसके भौतिक गुण कैसे होंगे, उसके रासायनिक गुण कैसे होंगे। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो किन पर निर्भर करते हैं, OH और COOH पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भाई CH3 CH2 CH3 CH2 ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो भौतिक और रासायनिक गुण इस पर निर्भर नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर इसकी बात करूं दोनों में, तो इस पर निर्भर नहीं करेंगे। इन दोनों के भौतिक यहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो भौतिक रासायनिक गुण जो है वो OH और COOH के अनुसार होंगे, ठीक है। तो इनको ही अपन क्या बोलते हैं भाई, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली क्रियात्मक समूह। अब कितने क्रियात्मक समूह अपने पास है और कौन कौन से क्रियात्मक समूह अपने पास है, ये अपन को खासकर ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनको पहचानना अपन को आना ही चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना क्रियात्मक समूह को पहचाने, बिना इसको जब तक अपन को पहचानना नहीं आएगा तब तक अपन आगे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के बाद में जो है वो ये ग्रुप जो है वो कॉमन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बार बार काम में लेंगे। तो इनको जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह अपने पास है, उनका नाम क्या होता है, उनको जो है वो कैसे, जैसे OH को अपन ने क्या बोला, अल्कोहल बोला, COH को क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला। ऐसे कितने क्रियात्मक समूह अपने पास है और इनका नाम क्या है और यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, अपन ये देखने जा रहे हैं। तो देखना कि भाई यहां पर तो मैं लिख रहा हूं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ठीक है। और यहां पर मैं उसका लिख रहा हूं भाई नाम। दो चीजें हैं, एक तो क्रियात्मक समूह, एक नाम है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह में सबसे पहले अपने पास आता है भाई COOH, ठीक है, या फिर COOH। ये दोनों एक ही चीज है भाई। जब भी आप COOH ऐसे देख लो या COOH ऐसे देख लो, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि यहाँ OH जो है और CO ये दोनों समूह कैसे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, है ना। अगर केवल OH लिखा हुआ आए तो ये अल्कोहल होगा। ये OH यहाँ पर CO के साथ है, इसका नाम क्या बताया अभी मैंने, इसका नाम बताया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में ही ध्यान में रखो, है ना, क्योंकि अपन को जो नाम लिखने हैं ना वो इंग्लिश में ही लिखने हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हिंदी में इसको बोलेंगे, तो मैं जो है वो इंग्लिश में ही लिखूंगा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका नाम। और आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई कार्बन को हिंदी में भी कार्बन भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी कार्बन ही बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक को हिंदी में भी कार्बोक्सिलिक ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी कार्बोक्सिलिक ही बोलेंगे, ठीक है ना। सेकंड जो है वो अपने पास आता है भाई SO3H, ये वाला समूह, ठीक है। और SO3H को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये इसकी संरचना जो है वो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ऐसे भी इसको बना सकते हो। इसका नाम जो होता है वो होता है भाई सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है, सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। फिर देखो थर्ड नंबर पे अपने पास आता है भाई COO और CO, ये वाला जो समूह है, ठीक है ना। इस समूह को ये यहाँ पर मैं जो है वो इसकी वैलेंसी खाली छोड़ रहा हूँ। देखो जरा, ये जो डंडी लगाई है ना मैंने, ये इसका मतलब ये है कि ये खाली वैलेंसी को प्रदर्शित करता है, मुक्त संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है या कोई R जुड़ा हुआ हो सकता है। R का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको, R का मतलब बेसिकली कार्बन से ही होता है, कोई एल्काइल समूह होता है जिसको आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो मुक्त संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो ये वाला जो समूह है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है भाई एनहाइड्राइड, क्लियर है। क्या नाम होता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आपको जो ध्यान में रखना है वो है COOR। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अभी के लिए मैं आपको जो है ये जो बता रहा हूं कि एक नंबर पे COOH, दो नंबर पे SO3H, फिर एनहाइड्राइड, फिर जो है ये वाला ग्रुप आया। तो ये जो ग्रुप बता रहा हूं ये अभी के लिए आपको जो है वो सीक्वेंस में, आप चाहो तो इसी सीक्वेंस में याद रख लो, या फिर आप कैसे भी इनको याद रख सकते हो अभी के लिए। लेकिन आगे जब अपन IUPAC नाम लिखना सीखेंगे तो भाई आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखनी ही पड़ेगी, है ना। IUPAC नाम जब लिखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सा एक नंबर पे, कौन सा दो नंबर पे, क्योंकि वहां पर इसको अपन बहुत ज्यादा काम में लेंगे, ठीक है ना। वहां पर जो है वो अपन ने इनकी प्रायिकता निर्धारित करके बाद में इनको लिखा है, ठीक है। तो आगे चल के आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप अभी ये सीक्वेंस ध्यान में रख लो। तो COOR, R का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और इधर जो है वो कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है, अगर ये वाला समूह जुड़ा हो कहीं पर, या इसको जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो COOR, क्लियर है।
आप चाहे तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो। हाँ, ये ध्यान में रखो, ये COOH है और ये क्या है R। R का मतलब कुछ भी, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला जो समूह है इसका नाम है भाई एस्टर। क्या नाम है? एस्टर। क्लियर है? फिर इसके बाद में जो है वो 5 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है COX, या इसको जो है वो COX ऐसे भी मैं बोल सकता हूं। तो COX समूह जो होता है, ठीक है ना, X यहां पर कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X जो है वो कोई भी हेलोजन इनमें से हो सकता है। इसका नाम जो है ये होता है भाई एसाइल हैलाइड। क्या नाम होता है? एसाइल हैलाइड। हैलाइड जो वर्ड है वो हेलोजन के लिए आया है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगाऊंगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड और आयोडीन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो है वो अपने पास होता है भाई CO और ये है NH2। ठीक है, CONH2 इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, या इसको जो हो आप CONH2 ऐसे लिख सकते हो। या इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, अभी मैं इस नाइट्रोजन की डिग्री पूछ लूं तो ये नाइट्रोजन की डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। याद करो नाइट्रोजन की डिग्री अपन ने चेक करी थी कि नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री। ठीक है ना, हो सकता है कि ये नाइट्रोजन जो है वो ऐसे करके 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री नाइट्रोजन हो जाए तो भी ये एमाइड है। या हो सकता है कि ये 3 डिग्री नाइट्रोजन हो जाए, 2 कार्बन से ये और जुड़ जाए तो 1 2 3 टोटल 3 कार्बन से जुड़ गया तो 3 डिग्री। ये तीनों के तीनों जो है वो क्या होता है भाई? एमाइड ही होते हैं। क्लियर है बात? ये तीनों के तीनों एमाइड है और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है अपने पास? एमाइड। क्लियर है? एमाइड इसको बोलेंगे, एमाइड। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया भाई एमाइड। फिर इसके बाद में 7 नंबर ये अपने पास आता है भाई CN। ठीक है, CN ऐसे लिखा हुआ आएगा या फिर CN जो है वो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। इसको अपन बोलेंगे भाई साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड। ठीक है, एक बार के लिए नाम अपन देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? साइनाइड, या इसको जो है वो नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड बोल दो या नाइट्राइल बोल दो। ठीक है ना। फिर 8 नंबर पे जो है वो अपने पास आता है भाई NC। ठीक है, NC। तो NC जो होता है इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। क्लियर है बात? आइसोसाइनाइड बोल दो या आइसोनाइट्राइल बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो ये 1 से लेके 8 तक फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ इनको कॉपी में इसी सीक्वेंस में नोट कर लें। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जो है वो जगह कम है, मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट जो है अपने पास वो आता है 9 नंबर पे COH। ठीक है, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या फिर ये लिखा हुआ आएगा भाई CHO। ये वाला जो समूह होता है इसका नाम होता है भाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या नाम होता है भाई? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? ठीक है, एल्डिहाइड के बाद में 10 नंबर पे अपने पास आता है भाई CO समूह। ठीक है ना, ये 2 वैलेंसी इसकी क्या है? खाली है, या इसको जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो CO। ठीक है, 2 वैलेंसी इसकी खाली है, तो इसको जो है वो अपन बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। ठीक है, ये अपने पास हो गया एल्डिहाइड के बाद में कीटोन। फिर अपने पास आता है भाई OH। ठीक है, OH को आप पहचानते ही हो, क्या होता है भाई? ये एल्कोहल को प्रदर्शित करता है OH समूह जो है वो। फिर इसके बाद में अपने पास आता है भाई SH। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन आता है? सल्फर आता है। तो OH जो है वो एल्कोहल है और SH जो है इसको अपन बोलते हैं भाई थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल। क्लियर है बात? SH थायो एल्कोहल हो गया, OH एल्कोहल हो गया। ठीक है ना। अब देखना जरा कि OH और SH जो थाया वर्ड है, कहीं पर भी अगर थाया वर्ड लिखा हुआ देख लो तो समझ जाना ये सल्फर के लिए काम में आता है। आज के बाद में जब भी थाया वर्ड आएगा कहीं तो वो किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए यूज होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए जो एजा वर्ड है, एजा, ठीक है, एजा वर्ड कहीं पर आ जाए तो ये नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया भाई अपने पास थायो एल्कोहल। फिर इसके बाद में और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। थर्टीन नंबर पे आपको ध्यान में रखना भाई NH2।
ठीक है। और NH2 के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ये एमीन क्रियात्मक समूह होता है, या एमाइन इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको एमीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एमाइन प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है वो अपने पास अभी ये देखना कि ये नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी मैंने खाली छोड़ी है ना, इसका मतलब दूसरी तरफ कौन है, कार्बन है। तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री नाइट्रोजन। ये हो सकता है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ये जो है वो 2 डिग्री एमाइन होगा, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन कैसा हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। फिर जो है वो हो सकता है ये 3 डिग्री से जुड़ा हुआ हो, तो ये वाला नाइट्रोजन 3 डिग्री हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। फिर अगर कहीं पर OR लगा हुआ आए, ठीक है, OR, ध्यान से देखना, कहीं पर क्या हुआ आ जाए, OR लगा हुआ आ जाए, इधर जो है वो क्या है, कोई R ही है, कोई कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन एंड अगेन कार्बन। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं भाई ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। मैं अभी केवल आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, ठीक है ना, पहचानने का तरीका। फिर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड लिखा हुआ आ जाए, या कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी अपन एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कंपाउंड आपको बना के देगा, बहुत लंबा चौड़ा सा कंपाउंड बना के देगा, उसमें आपको बोलेगा कि पहचानो इसमें कितने क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इनमें से जो 18 मैंने आपको क्रियात्मक समूह बताए हैं, इनमें से कोई भी क्रियात्मक समूह वहां पर हो सकता है। आपको जो है क्रियात्मक समूह काउंट करने और पहचानने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डबल बॉन्ड जो है इसके लिए क्या काम में लेते हैं भाई, ये एल्कीन को प्रदर्शित करता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन को प्रदर्शित करता है, और ट्रिपल बॉन्ड किसको प्रदर्शित करता है भाई, एल्काइन को प्रदर्शित करता है। तो कुल अपने पास जो है वो इतने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने इनको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, ठीक। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखना। देखो, आपको एक कंपाउंड बना के देगा, है ना, ऐसे दिए गए यौगिक में कुल कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक कंपाउंड बना के दिया है। एग्जाम्पल के लिए देखना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये है कि भाई ज्यादातर केस में आपको जो है BLN ही बना के देगा, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही कंपाउंड बना के देगा, ठीक है। तो आपको जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन आना ही चाहिए। अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं आता है तो इसको आप क्या करें, जो लास्ट लेक्चर है अपना, ठीक है ना, उसमें देखे जाके कि भाई BLN अपन ने कैसे बनाया है, ठीक है। तो आपको BLN जो है वो आना ही चाहिए। ठीक है, ये जैसे सिंपल सा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अपन को चेक करना है कि भाई कौन कौन से क्रियात्मक समूह इसमें है, ठीक है। तो चेक करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं COOH, ठीक है। तो देखना COOH ये एक क्रियात्मक समूह है। क्या नाम है भैया इस क्रियात्मक समूह का, COOH। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हो गया भाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसमें एक क्रियात्मक, पहला अपने पास क्रियात्मक समूह है। क्लियर है। फिर देखना जरा, ये हो गया OH, ठीक है। और OH जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, ये अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। किसको, अल्कोहल को। तो ये हो गया दूसरा क्रियात्मक समूह। फिर ये हो गया भाई डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, एल्कीन को प्रदर्शित करता है। ये हो गया तीसरा क्रियात्मक समूह, ठीक है। फिर देखना जरा CONH, ये वाला नाइट्रोजन 2 डिग्री है। और ऐसा जब भी आए कि नाइट्रोजन जो है वो CO ग्रुप के साथ आता है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एमाइड। तो ये क्या है अपने पास भाई, एमाइड है। ये चौथा फंक्शनल ग्रुप अपने पास हो गया। क्लियर है। फिर देखना जरा NH2 जो है वो अकेला आ रहा है। ये NH2 इस CO के साथ नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। ये वाला NH2 जो है वो इस CO के साथ नहीं है,
ठीक है। ये NH2 जो है वो इस CO से अलग है क्योंकि CO और NH2 के बीच में एक कार्बन है। हाँ, ये NH2 डायरेक्टली अगर CO से जुड़ा होता है, जैसे कि ऐसा है, यहां पर जो है डायरेक्टली अगर मैं NH2 लगा दूं तो ये एमाइड होता, तो ये वाला NH2 अलग है और ये NH2 किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये 1 डिग्री एमाइन को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, फिर देखना यहां कार्बन, यहां पर कार्बन, तो ये वाला CO जो है ये भी डायरेक्टली NH2 से नहीं जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जो है वो बीच में है। तो अगर ऐसा होता है तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये कीटोन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 4 के बाद में ये हो गया अपने पास 5वां और कीटोन जो है वो हो गया 6वां फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बात। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड ये है, तो ये भी एल्कीन है और ये NH2 है, ये भी क्या है, 1 डिग्री एमाइन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कुल कितने क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है, तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि इसमें कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इसमें कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह हो गए, तो भाई देखो इसमें जो है वो टोटल 6 प्रकार के क्रियात्मक समूह है। तो 6 क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है। यानी अगर कोई क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा बार आ रहा है, कोई क्रियात्मक समूह अपने कंपाउंड में एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको आपको केवल एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है ना, और कौन कौन से क्रियात्मक समूह है ये भी अपन को आना चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको ये भी बोल सकता है कि दिए गए यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है और कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ठीक है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न तो आपने समझ लिया, अब मैं 2-3 कंपाउंड बना रहा हूं। उन कंपाउंड में आपको क्या करना है भाई, यही बताना है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह उनमें उपस्थित है और कुल कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ये चीज आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं जैसे ही कंपाउंड बनाता हूं, वीडियो पॉज करो और पॉज करके मेरे को बताओ कि भाई कितने क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित है और कौन कौन से है। ठीक है ना, मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूं। देखें, इन कंपाउंड पे आपको चेक करना भैया कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। मैं आपको BLN ही बना के दूंगा, ठीक है, आपको उसी से चेक करना होगा। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना रहा हूं इनका अपन आगे नाम लिखना भी सीखेंगे। एक ये कंपाउंड हो गया। एक ये कंपाउंड हो गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास 3 कंपाउंड है और इन तीनों में आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, चेक करो कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह इनमें उपस्थित है, कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कुल क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। देखते हैं, देखें इस कंपाउंड को देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कुल कितने क्रियात्मक समूह और कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, देखना जरा, COCl ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, COX प्रकार का क्रियात्मक समूह है और इसका नाम क्या होता है, एसाइल हैलाइड, ये इसका नाम होता है एसाइल हैलाइड। क्लियर है। OH
ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH जो है ये एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, तो ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। फिर देखो CO और ये NH2 डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पर NH2 होता ना, बीच में कार्बन नहीं होता और डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता तो ये होता एमाइड, लेकिन ये एमाइड नहीं है। इसको जो है वो मैं बोलूँगा ये 1 डिग्री एमाइन है। और ये वाला जो है CO, यहाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये क्या है? ये कीटोन है। क्लियर है बात? फिर इसके बाद देखना जरा, ये देखो CONH2, यहाँ पर NH2 डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये वाला क्या है भाई अपने पास? ये एमाइड है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड जो है दोनों में से किसी एक को ही काउंट करना आपको। तो डबल बॉन्ड जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? एल्कीन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर देखो वापस से क्या आ गया भाई? ये CO आ गया, वापस से CO आ गया, और CO वापस से आया तो ये किसको प्रदर्शित करता है? कीटोन को प्रदर्शित करता है। तो अपन ने ये चीज़ जो है वो पहले ही काउंट कर ली है। फिर देखो COOCH3, COOR, तो COOR ये किसको प्रदर्शित करता है? ये भैया ये प्रदर्शित करता है एस्टर को। क्लियर है बात? तो ये हो गया अपने पास एस्टर। टोटल कितने क्रियात्मक समूह हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें जो है वो टोटल 7 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो ध्यान से COCH3 है, यानी देखना जरा, CO इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। CO के अगर दोनों तरफ कार्बन आता है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये कीटोन को प्रदर्शित करता है। ये हो गया कीटोन। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किसको प्रदर्शित करता है भैया? एल्कीन को प्रदर्शित करता है। ये नाइट्रोजन देखना 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3, तो नाइट्रोजन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये 3 डिग्री एमीन को प्रदर्शित करता है, 3 डिग्री एमीन। क्लियर है बात? फिर इसको देखते हैं जरा, ये वाला देख ला कि एक कार्बन और एक कार्बन इधर है, तो वापस से कौन आ गया भाई? ये कीटोन ही आ गया, दोनों तरफ कार्बन है। तो इसको देखना ध्यान से, CO इधर तो कार्बन है, दूसरी साइड H है, COH या CHO कौन सा क्रियात्मक समूह होता है भाई? ये वाला क्रियात्मक समूह अपने पास होता है एल्डिहाइड। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एल्डिहाइड। क्लियर? फिर देखना जरा, COOH आ गया, COH आ जाए तो एल्डिहाइड, और COOH आ जाए तो ये क्या होता है भाई? ये अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए बात को? इस तरीके से जो है वो अपन को क्या करना? काउंट करना है। तो टोटल इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कुल जो है वो 5 प्रकार के अपने पास क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है। इसको चेक करते हैं भाई, खुद बताना, सोच समझ के बता दो, ये वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? बताओ जरा। COOCH3, COOR, ये क्रियात्मक समूह अपने पास कौन सा है भाई? ये है एस्टर। क्लियर है बात? COH, तो COH ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो COH या CHO ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है भाई? एल्कीन होता है, तो ये एल्कीन है, ठीक है। फिर देखना जरा, ये नाइट्रोजन जो है 1 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है वो क्या है अपने पास? 3 डिग्री एमाइन है, तो ये 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। फिर देखो जरा NH, इसको देखना जरा, ये वाला CONH, ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और CO के साथ नाइट्रोजन आ रहा है। CO के साथ जब भी नाइट्रोजन आएगा ये क्या होगा अपने पास? ये एमाइड को प्रदर्शित करेगा। तो ये वाला समूह जो है वो क्या है? एमाइड है ना। इसको चेक करते हैं भाई, देखो CONH2, ये भी तो क्या है? CO के साथ नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये भी क्या है? एमाइड ही है। एक ही बार काउंट करना है। तो इसमें कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल इसमें जो है 5 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्रियात्मक समूह को पहचानना अपन को आना ही चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नाम अपन बिना क्रियात्मक, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है भाई नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अपन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीख रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड का नाम तब लिखेंगे अपन, तभी लिख सकते हैं जब अपन को उसके क्रियात्मक समूह के बारे में पता चले, ठीक है ना। अगर क्रियात्मक समूह को पहचानना अपन को नहीं आता है तो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपने क्रियात्मक समूह को पहचानना सीख लिया होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको वापस से एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी ये क्रियात्मक समूह जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनको अपन रूटीनली इतना ज़्यादा काम में लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अपने आप जो है वो अपने को याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक समूह का आइडेंटिफिकेशन हो गया।
नेक्स्ट अपना एक टॉपिक और बेसिक का जो है वो लास्ट टॉपिक है, वो है भाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है भाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, टॉपिक लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखें, या इसको शॉर्ट में अपन DU भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको मैं बोलूंगा असंतृप्तता की कोटि। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे, या फिर इसको DBE भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, DU बोल दो या DBE बोल दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो इसको द्विबंध तुल्यांक भी बोल सकते हैं, द्विबंध तुल्यांक। ठीक है, या एक और नाम होता है इसका, इसको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक, तो ये इसके तीन नाम होते हैं। जनरली जो है इसको द्विबंध तुल्यांक या DU आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, असंतृप्तता की कोटि, आप कुछ भी इसको बुला सकते हो। होता क्या है तो बताते हैं आपको भाई। इसमें पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसी असंतृप्त या चक्रीय यौगिक को, अब दो वर्ड आए हैं, एक तो असंतृप्त एक चक्रीय। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लेते हैं, तो ध्यान से देखना। असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब होता है या तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त एक असंतृप्त। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जहां कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये असंतृप्त हो गया, ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बात। तो जो सिंगल बॉन्ड है उनको संतृप्त बोलेंगे, यानी एल्केन जितने भी होते हैं वो संतृप्त, एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त होते हैं। तो ये तो हो गया असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब या तो क्या होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में कंपाउंड जो है यौगिक, कंपाउंड जो है वो अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं चक्रीय, दूसरे होते हैं अचक्रीय। ठीक है, तो चक्रीय कंपाउंड वो होते हैं जिनमें वलय होती है। ठीक है ना, जैसे अपने पास ये कंपाउंड हो गया भाई, ये 3 कार्बन की रिंग हो गई, ये अपने पास जो है वो 6 कार्बन की रिंग हो गई। ये सारे के सारे चक्रीय कंपाउंड, जिसमें भी जो है वो क्या होगी, कोई रिंग होगी ना, वो सारे के सारे चक्रीय कंपाउंड होंगे। ये BLN के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ना, BLN ही अपन कॉमनली काम में लेते हैं। तो चक्रीय कंपाउंड का मतलब जिनमें रिंग होती है, चाहे कितने भी कार्बन की रिंग हो, कैसी भी रिंग बनी हुई हो, वो चक्रीय होते हैं। अचक्रीय का मतलब जिसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला, खुली कार्बन श्रृंखला उपस्थित हो, उसको अचक्रीय बोलते हैं। क्लियर है। फिर चक्रीय जो है, चक्रीय यौगिक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जब अपने पास क्लासिफिकेशन की अपन बात कर ही रहे हैं, तो चक्रीय यौगिक वापस से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समचक्रीय, समचक्रीय, एक होते हैं भाई विषम चक्रीय, है ना, समचक्रीय और विषम चक्रीय। ठीक है, तो समचक्रीय जो है, हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो समचक्रीय जो होते हैं, इनमें जो रिंग के जितने भी परमाणु है सारे समान होते हैं। जैसे यहां पर देखना जरा, 6 के 6 परमाणु है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 क्या है, कार्बन है, ये समचक्रीय। यहाँ पर 3 परमाणु है, तीनों के तीनों क्या है, कार्बन है। बेंजीन को देख लो, बेंजीन को अपन कुछ ऐसे बनाते हैं, है ना, ऐसे बना दो बेंजीन को, या फिर बेंजीन को जो है वो आप इस फॉर्म में बना दो, तो बेंजीन भी क्या है, समचक्रीय यौगिक है।
विषम चक्रीय में क्या होगा कि बाकी तो कार्बन होंगे, कार्बन के अलावा भी रिंग में कोई दूसरा परमाणु उपस्थित होगा। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, ये एक विषम चक्रीय यौगिक है, बीच में जो है वो कार्बन के अलावा कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। ये एक विषम चक्रीय यौगिक है, ठीक है। ये भी एक विषम चक्रीय यौगिक है, सारे कार्बन है लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा सल्फर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस यौगिक को समचक्रीय मानूंगा कि विषम चक्रीय मानूंगा? ध्यान से देखना, नाइट्रोजन है लेकिन नाइट्रोजन रिंग के बाहर है, रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु होता है तो उसको अपन क्या मानते हैं, तो विषम चक्रीय होता है। यहां पर रिंग में जो है वो सारे के सारे परमाणु कैसे हैं, कार्बन। चक्र में कार्बन अगर समान है, चक्र के परमाणु अगर सारे समान है तो वो समचक्रीय होगा, और चक्र के परमाणु अगर अलग है, केवल चक्र को देखना आपको, रिंग को देखना है ना, तो इसके परमाणु अगर अलग है तो उसको विषम चक्रीय मानेंगे। तो ये अपने पास छोटा सा क्या है भाई, क्लासिफिकेशन है ना। तो ये देख लिया अपन ने। फिर देखना जरा, वापस से अपन डी यू की तरफ आते हैं। डी यू अपन पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको लिखाया है कि किसी असंतृप्त चक्रीय यौगिक को, असंतृप्त या चक्रीय हो सकता है, ठीक है, या तो असंतृप्त होगा या चक्रीय होगा या असंतृप्त प्लस चक्रीय दोनों होगा। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, अब ये वाला कंपाउंड जो है वो असंतृप्त भी है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और ये चक्रीय भी है, तो ये दोनों है ना। तो किसी असंतृप्त चक्रीय यौगिक को, ठीक है, संतृप्त अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक में बदलने के लिए जितने H2 अणुओं की आवश्यकता होती है, H2 अणुओं की आवश्यकता होती है, उसे ही DU कहा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये है कि भाई किसी असंतृप्त या चक्रीय यौगिक को संतृप्त अचक्रीय यौगिक में बदलने के लिए जितने H2 अणुओं की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, DU कहा जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। जैसे ये कंपाउंड अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड है, आपको पूछ लिया इसकी DU कितनी है, तो एक काम करते हैं, ये कैसा है, अभी असंतृप्त यौगिक है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो असंतृप्त यौगिक है, अगर आपको इसको क्या करना है, संतृप्त में बदलना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये है, ये सारे तोड़ने पड़ेंगे और उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इसको क्या करना भाई, संतृप्त में बदलना है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे ही डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक चीज CH2 और ये CH2, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, ठीक है। और जो खाली वैलेंसी है वो कौन फुलफिल करेगा, वो हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी पड़ेगी, H2 के साथ करवानी पड़ेगी। टोटल 2 हाइड्रोजन परमाणु आपने जोड़ दिए, तो कितने H2 कितने चाहिए, एक H2 की आवश्यकता पड़ी। तो इस कंपाउंड का DU कितना है, इस कंपाउंड का DU है भाई साहब 1। क्लियर है बात? फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसको, ये भी कैसा है, असंतृप्त है, तो ये भी अगर असंतृप्त है तो इसको भी किस में बदलना है, संतृप्त में बदलना है। तो संतृप्त में बदलने के लिए इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ा, तो जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ा तो CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो है वो एक एक मैंने क्या कर दिया भाई, खाली कर दिया, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें एक डबल बॉन्ड बाकी रह जाएगा, तो आपको जो है इसमें टोटल कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, टोटल 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 वैलेंसी इसकी खाली, इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, और वैलेंसी खाली जो है वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन, ये लो H। तो टोटल कितने हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, टोटल 4 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। तो H2 कितने चाहिए, H2 चाहिए 2, क्योंकि 2 2 4 हो गए ना। तो भाई 4 परमाणु हो गए, अणु कितने हो गए, 2। तो इसका DU कितना आया, इसका DU आया 2। क्लियर है बात? क्या है कि भाई असंतृप्त यौगिक को संतृप्त में बदलने के लिए जितने H2 अणुओं की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं। फिर इसके बाद में देखना कि भाई ये अपने पास कोई रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है, ठीक है।
अब 3 कार्बन की रिंग का मतलब इसको जो है मैं ESF में बना देता हूँ, ठीक है, ये इसका हो गया ESF। 3 कार्बन की रिंग का मतलब ये तो हुआ ना। अब इस कार्बन, इसको अपन को क्या करना है भाई, अब ये चक्रीय है तो चक्रीय को किस में बदलते हैं, अचक्रीय में बदलते हैं। तो चक्रीय को अचक्रीय में बदलते हैं तो ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मैं जैसे इस बॉन्ड को तोड़ दूं, जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो कंपाउंड जो है वो ऐसा हो जाएगा CH2, ये CH2 और ये CH2, एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, और जो खाली वैलेंसी है कौन पूरी करेगा भाई, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो चक्रीय यौगिक को किस में बदल दिया, अचक्रीय यौगिक में बदल दिया। H2 कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, तो अणु कितने चाहिए, 1 हाइड्रोजन अणु चाहिए। तो आपको जो है वो +1 H2, तो इसका DU कितना आया, इसका DU आया 1। क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई DU अपने पास निकालने का तरीका। आपको क्या करना है कि संतृप्त को असंतृप्त को संतृप्त में बदलना है, चक्रीय को अचक्रीय में बदलना है, यानी जो रिंग वाला जो कंपाउंड होता है उसको खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड में बदलना है। तो जितने H2 अणुओं की आवश्यकता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं। तो अपन ने DU जो है वो कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां से कंक्लूजन। अच्छा, DU काम में क्या आता है, अपन क्यों निकाल रहे हैं, DU क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तो आज बात नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि भाई DU का काम क्या है। अभी के लिए अपन को ये समझता है कि DU होता क्या है, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ये भी देखेंगे कि DU निकालते कैसे हैं, ठीक है, और ये काम में क्या आता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या करना है, वापस से इसको समझ लो कि अचक्रीय है, अचक्रीय असंतृप्त चक्रीय यौगिक है, उसको संतृप्त अचक्रीय में बदलने के लिए जितने हाइड्रोजन अणुओं की आवश्यकता होती है उसको DU बोला जाता है। क्लियर है बात। अब देखना कि एक कंक्लूजन अपन यहां से निकाल लेते हैं कि भाई डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड का DU कितना आया, 1। एक ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में तो ट्रिपल बॉन्ड का DU कितना आया, 2। और अगर कंपाउंड में एक रिंग है, रिंग चाहे कितने भी कार्बन की हो, 3 की, 4 की, 5 की, कितने भी मेंबर की अगर रिंग आ जाए, तो अगर कंपाउंड में रिंग है तो रिंग के कारण DU कितना आता है, 1 आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है कि भाई डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के लिए DU कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। रिंग में अगर अपने पास कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU कितना आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU आएगा 2। एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से DU 2। अगर एक रिंग है, रिंग चाहे कितने भी मेंबर की हो, एक रिंग के कारण DU कितना आएगा, 1 आएगा। ये 3 पॉइंट ध्यान में रख लो। क्लियर है बात। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं 3 पॉइंट की हेल्प से अपन अलग अलग यौगिकों के लिए DU निकालना सीखेंगे। क्लियर है बात। अलग अलग कंपाउंड के लिए अपन क्या सीखेंगे भाई, उनके लिए DU का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, DU कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखेंगे। एक दो एग्जांपल मैं यहां पर बता देता हूं आपको, देखना। भाई देखो, जैसे कंपाउंड है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2। एक कंपाउंड है मेरे पास भाई CH ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक कंपाउंड है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 अलग अलग कंपाउंड मैंने लिए हैं और इनकी DU मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। DU क्या काम में आती है इसके बारे में बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये वाला कंपाउंड CH2 CH CH और CH2, ठीक है ना। इस कंपाउंड की बात करते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, इसको, क्योंकि ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ये सारे के सारे कंपाउंड असंतृप्त है। असंतृप्त को किस में बदलना है, संतृप्त में बदलना है। तो संतृप्त में बदलने के लिए जितने हाइड्रोजन अणुओं की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं। संतृप्त में बदलने के लिए जितने भी आपको मल्टीपल बॉन्ड है वो सारे तोड़ने पड़ेंगे और उनको किस में बदलना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में बदलना पड़ेगा। इसको संतृप्त में बदलूंगा तो ध्यान से 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसको बदलूंगा तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन सा है, यही है CH3 CH2 CH2 और ये CH3। ठीक है, इसको बदलूंगा तो 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो अपने पास ये वाला है। ठीक है ना,
कि इनको जब अपन संतृप्त में बदलेंगे तो ये कंपाउंड बनेंगे, चारों में कंपाउंड जो बनेगा संतृप्त वाला वो सेम ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो भी वही बनेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो भी वही बनेगा। तो चारों का संतृप्त कंपाउंड कैसा बनेगा, सेम। इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मैंने आपको चेक करना बताया था। C4 हाइड्रोजन कितने हो गए 10 H10, इसका भी क्या है C4H10, इसका भी क्या है भाई C4H10। क्लियर है बात, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4 हाइड्रोजन 2 3 4, 4 और 2 6, C4H6, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 C4H2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 हाइड्रोजन 2 3 और ये 4 H4, ठीक है। ये इनका अणुसूत्र हो गया। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, हाइड्रोजन का डिफरेंस 4, यानी कितने H2 चाहिए, 2 H2 चाहिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 8 का, यानी कितने H2 चाहिए, 4 H2 चाहिए। यहां कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 6 का, यानी कितने H2 चाहिए, 3 H2 चाहिए, ठीक है। इसका DU कितना आया, DU 2, इसका DU कितना है, DU 4, इसका DU कितना है 3। जितने H2 चाहिए वही तो क्या होता है DU। अब देखना, एक तो तरीका ये है कि ऐसे सोच के देख लो, एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। शॉर्ट मेथड क्या है भाई, एक डबल बॉन्ड की वजह से DU कितना आता है 1, तो 2 की वजह से 2, 3 की वजह से 3, 4 की वजह से 4, जितने डबल बॉन्ड हो DU उतनी हो जाएगी। इसमें डबल बॉन्ड कितने थे 2, DU कितनी आई 2। एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से DU कितना आता है 2, 2 की वजह से 4, 3 की वजह से लगातार आगे से आगे 6, 4 की वजह से 8। तो जितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे DU जो है वो उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लो। आपको क्या करना है, एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2, 2 की वजह से 4, 3 की वजह से 6, ठीक है। ऐसे लगातार चेक कर लो। इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितनी 2, तो 2 की वजह से कितनी DU आई 4, खत्म बात। एक डबल बॉन्ड की वजह से DU 1, इस डबल बॉन्ड की वजह से DU 1, एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से DU 2, कुल DU कितनी हो गई, कुल DU हो गई 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्या करो कि अपने कंपाउंड में सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड चेक कर लो, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, DU बता सकते हैं, ठीक है। एक रिंग की वजह से DU कितनी आती है, 1 आती है, तो अगर कंपाउंड में 2 रिंग है तो DU कितनी आ जाएगी 2, 3 रिंग है तो DU कितनी आ जाएगी 3। एग्जाम्पल के लिए देखना, ये है कितनी रिंग है, 1 रिंग, कितने भी कार्बन की हो भले उससे मतलब नहीं है, DU कितनी है, DU 1। एग्जाम्पल के लिए ये कंपाउंड है, आपको पूछ लिया DU कितना है, कितनी रिंग है, 1 2 3 4, तो इसका DU कितना आएगा 4, क्योंकि एक रिंग की वजह से DU कितना आता है 1, तो 4 रिंग है तो DU कितना आएगा 4। इसका मेरे को DU बताना, इस कंपाउंड का सोच समझ के बताओ भाई। इसमें क्या है, एक तो रिंग है, एक डबल बॉन्ड, तो रिंग की वजह से DU 1 प्लस 1 DU हो गई, डबल बॉन्ड की वजह से कितनी आई DU 2। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, DU निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड। ये कुछ एग्जाम्पल है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा DU क्या काम में आता है ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से ही भाई अपन अपना जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, कौन सा, नोमेनक्लेचर का, कि अब तक अपन ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखना नहीं सीखा। अब तक तो अपन ऑर्गेनिक का केवल बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिनकी अपन को नामकरण में जरूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में ही अपन नामकरण भी स्टार्ट करेंगे, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका नाम लिखना अपन नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, व्हाट्सएप पर लगातार सील्स के साथ जुड़े रहें, सील से आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी, ठीक है ना। और यहाँ के बाद में अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।